कहानी शुरू होती है श्रीमती प्रतिभा और उनके बेटे पारस से। श्रीमती प्रतिभा जो कि पिछले 6 महीने से एक वृद्धाश्रम में रह रही थी, आज उनके बेटे पारस को वृद्ध आश्रम से फोन आया कि उनकी माँ की तबीयत अचानक ही बहुत खराब हो गई है, जल्दी से वो वृद्ध आश्रम आ जाएं। ये खबर सुनते ही उनका बेटा पारस तुरंत कार की चाबी लेकर हड़बड़ाहट में कार में बैठकर चला जाता है। पारस की पत्नी प्रियंका पीछे से चिल्लाती है, क्या हुआ पारस, इतनी हड़बड़ी में तुम कहाँ जा रहे हो? माँ की बीमारी के बारे में सुनकर पारस बदहवास हो गया था। उसने प्रियंका की बात अनसुनी कर दी और बड़ी ही तेज गति से अपनी गाड़ी को चलाते हुए वृद्धाश्रम की तरफ जाने लगा। प्रियंका पीछे से बड़बड़ाती रही, पता नहीं इनको आजकल क्या हो गया है, जब देखो तब घोड़े पर सवार रहते हैं। जब से इनकी माँ यहाँ से गई है तब से इनका मुंह सूजा सूजा सा ही रहता है। वृद्ध आश्रम शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर था और प्रकृति के शांत वातावरण में बना हुआ था। पारस को वृद्ध आश्रम पहुंचने में कम से कम 1.25 घंटा लगना था। अभी 6 महीने पहले ही उनकी मां प्रतिभा ने वृद्ध आश्रम में रहने की इच्छा जाहिर की थी। वृद्ध आश्रम की संचालिका श्रीमती रमा अवस्थी उनकी बचपन की सहेली थी। गाड़ी चलाते चलाते पारस अपने पुराने ख्यालों में गुम हो गया। उसे याद आया कि उसने माँ को बहुत ही समझाया था कि माँ, यहाँ पर क्या परेशानी है आपको? प्रियंका आपका कितना ख्याल रखती है और आपका पोता प्रियम तो आपके बगैर रह भी नहीं सकता, और मैं भी आपके बिना कैसे रहूँगा? मैं कौन सा दूर जा रही हूँ, पास ही तो है वृद्धाश्रम, कभी भी आ जाना और मैं भी आ जाया करूँगी। फिर वो प्रियम को गोद में उठाकर प्यार से बोली, प्रियम बेटा, दादी बड़ों के हॉस्टल में जा रही है, छुट्टियों में आती जाती रहूंगी। पोते ने कहा, दादी बड़े लोग थोड़े ही हॉस्टल में जाते हैं बेटा, बड़े लोगों का भी एक हॉस्टल होता है जिसे वृद्धाश्रम कहते हैं। अच्छा, फिर मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं बेटा, जैसे बच्चों के स्कूल और हॉस्टल में बड़े नहीं रह सकते, वैसे ही बड़ों के हॉस्टल में बच्चे नहीं रह सकते। तुम मम्मी पापा के साथ मुझे मिलने आ सकते हो। माँ की इच्छा का मान रखते हुए और पत्नी के समझाने पर पारस बेमन से अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ आया था। शुरू में वह हफ्ते 15 दिन तक चक्कर लगा लिया करता था। माँ को वहाँ पर खुश देखकर वह थोड़ा सा निश्चिंत हो गया था। फिर काम की अधिकता की वजह से उसका आना जाना कम हो गया था। हाँ, प्रियंका हर हफ्ते वहां पर चक्कर लगा लिया करती थी। पारस अपने विचारों की दुनिया से बाहर आया। जब पारस वृद्ध आश्रम में पहुंचा तो वहां पर बहुत ही भीड़ लगी हुई थी। किसी अनहोनी की आशंका से उसका दिल कांप रहा था। भीड़ को चीरता हुआ वो आगे गया तो उसका सिर चकरा गया, दिल बैठ गया। माँ, क्या हुआ आपको? आंटी, माँ को क्या हुआ है? पारस बेटा, तू आ गया, आपको कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको अभी किसी अच्छे अस्पताल में ले चलता हूँ। नहीं बेटा, मेरे पास अब समय नहीं है, बस तुझे देखना था, यही मेरी माँ अटक अटक कर बोल रही थी। कमजोर कांपते हुए हाथों से उसने एक फाइल की ओर इशारा किया और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उनकी सांसों ने उनका साथ नहीं दिया और उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। माँ के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। पारस को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। पारस माँ का हाथ थामे हुए वहां पर जड़वत खड़ा रहा। उसे कुछ भी होश नहीं था। तब वृद्धा आश्रम की संचालिका श्रीमती अवस्थी ने उसे झकझोर कर होश दिलाया और कहा, पारस बेटा, होश में आओ, तुम्हारी माँ अब नहीं रही। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ उठो, आपने तो कहा था कि आप नवरात्रों पर घर चलोगी, घर पर कलश की स्थापना करोगी, आपका पोता आपका इंतजार कर रहा है, आप अपना वादा नहीं तोड़ सकती माँ। ये दृश्य देखकर सभी लोगों की आंखों में आंसू था, हर दिल रो रहा था। किसी तरह से पारस को चुप कराकर
प्रतिभा जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के बाद पारस ने श्रीमती अवस्थी से पूछा, आंटी, माँ तो एकदम भली चंगी थी, फिर अचानक उनको ये क्या हुआ? भली चंगी? बेटा, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी माँ को लंग कैंसर था। क्या? नहीं आंटी, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। उन्हें तो बस हल्की फुल्की सी खांसी थी। नहीं बेटा, उन्हें लंग्स कैंसर था और वो भी आखिरी स्टेज में था। मुझे भी आज ही पता चला जब मैंने उनके कमरे की सफाई करवाई। शायद उसी बारे में वो तुम्हें भी बताना चाहती थी। हाँ आंटी, कुछ इशारा तो वो कर रही थी। कहाँ है वो फाइल? लेकिन आंटी, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रियंका ने तो कहा था कि माँ की मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। तो क्या वो झूठ बोल रही थी? ये देखो बेटा उनकी रिपोर्ट। पारस ने अपनी माँ की मेडिकल रिपोर्ट देखी। श्रीमती अवस्थी बिल्कुल सच कह रही थी। ये रिपोर्ट तो 6 महीने पहले की है। इसका मतलब प्रियंका ने मुझसे झूठ बोला था। पारस माँ का सामान लेकर घर आ गया। उसने अपने आप को माँ के कमरे में बंद कर लिया। प्रियंका दरवाजा पीटती रही पर उसने दरवाजा नहीं खोला। पारस का बेटा, जिसका नाम प्रियम था, वो भी चिल्ला रहा था, पापा पापा प्लीज दरवाजा खोलिए। परंतु वो किसी की बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो आपे में नहीं था। पूरी रात वो माँ को याद करके उनकी तस्वीर को देखकर रोता रहा और पिछली सारी बातें याद करता रहा। पारस की पिछली जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम रही थी कि कैसे उसके पिता की मृत्यु हुई और उसकी माँ ने उसे बड़े ही परिश्रम और हौसले से पाल पोस कर बड़ा किया था। पारस की माँ यानी श्रीमती प्रतिभा, उनके पति सरकारी नौकरी में थे और उनकी मृत्यु के बाद पारस और उनकी माँ को पेंशन की सुविधा मिल गई थी। पेंशन अधिक नहीं थी, फिर भी श्रीमती प्रतिभा ने अपने परिवार को अच्छी तरह से संभाला। 6 साल पहले जब पारस ने अपनी माँ से कॉलेज में साथ पढ़ने वाली अपनी सहपाठी प्रियंका से शादी की इच्छा रखी तो श्रीमती प्रतिभा बेटे की खुशी के लिए मान गई थी। हालांकि प्रियंका का व्यवहार प्रतिभा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी माँ से मिलकर उन्हें आभास हुआ था कि वो एक तेज और लालची महिला है, मगर प्रियंका उनके बेटे को पसंद थी और शादी के बाद वो नए माहौल में ढल जाएंगी। साथ ही कुछ लड़कियां पहले नादान होती हैं परंतु बाद में संभल जाती हैं। ऐसा सोचकर वे प्रियंका को शादी करके घर ले आई थी। पारस एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। उसने लोन लेकर एक नया घर खरीद लिया। प्रतिभा जी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु वे बहुत ही नेक, सरल हृदय और सलीका पसंद महिला थी। शादी के कुछ महीनों के बाद पारस का प्रमोशन हो गया और साल के अंत तक प्रियंका गर्भवती हो गई थी। उसकी सास यानी प्रतिभा जी उसका खूब ख्याल रखती, बड़े प्यार मनोहार से उसे पकवान बनाकर खिलाती। पारस सास बहू के प्यार को देखकर माँ से कहता, अच्छा जी, मुझे तो कभी इतने मनोहार से आपने खाना नहीं खिलाया। बहू के आते ही बेटे को पराया कर दिया। तब प्रतिभा जी ने कहा था, बेटा, बहू इस समय गर्भवती है और उसे प्यार और देखभाल की ज़रूरत है। शादी के शुरुआत का 1 वर्ष बड़ी ही हंसी खुशी से बीता। प्रियंका शुरू से ही घर के कामों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती थी और अब तो उसके एक बेटा हो गया था तो उसने सारा काम प्रतिभा जी पर ही छोड़ दिया था। वो सारा दिन कमरे में बैठकर अपनी माँ और सहेलियों से गप्पे मारा करती थी। अपने बेटे प्रियम को सिर्फ दूध पिलाने का काम करती, बाकी सारा दिन बच्चे को प्रतिभा जी ही संभालती थी। पारस के आने का समय होता तो प्रियंका सास को आराम करने के लिए कमरे में भेज देती और खुद रसोई में घुसकर काम करने लगती और बेहद थके होने का दिखावा करती। बहू की चालबाजियों से अनजान, बिल्कुल ही सरल दिल वाली प्रतिभा जी इसे अपना सम्मान समझते हुए बहू पर बलिहारी जाती थी। परंतु धीरे धीरे वे सब कुछ समझने लगी थी, लेकिन बेटे का घर खराब ना हो इसीलिए वो मौन रह जाती थी। पारस प्रियंका को व्यथित और निढाल देखकर माँ से कहता, माँ, आप थोड़ा हाथ बटा दिया कीजिए प्रियंका का, बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती हैं।
आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकती तो प्रियम को तो संभाल ही लिया कीजिए। पर बेटा मैं तो अभी अभी। छोड़िए ना पारस, माँ जी इस उम्र में कितना काम करेंगी, ये आपका मसला नहीं है, मैं सब कुछ देख लूंगी। प्रियंका की चालाकी देखकर प्रतिभा जी दंग रह गई। इस प्रकार धीरे धीरे उसने पारस को अपने मोह पाश में ऐसा बांध लिया कि पारस को प्रियंका ही सही लगने लगी और अपनी माँ गलत नजर आने लगी। परिणाम ये हुआ कि प्रतिभा जी ने मन ही मन में ये फैसला कर लिया था कि मैं अपमानित होकर अब इस घर में नहीं रह सकती। मेरे पास अपने लिए सम्मान से रहने लायक पर्याप्त धन है। मेरे पति की पेंशन आती है, कुछ रकम एफडी में जमा है, बाकी इमरजेंसी के लिए मेरे पास जेवर भी हैं। इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। यही सोचकर उन्होंने अपनी सहेली से बात की और शहर से बाहर बने हुए एक वृद्धाश्रम में जाकर रहने लगी थी। 6 महीने पहले कुछ समय से प्रतिभा जी को खांसी हो गई थी, जो बहुत ही कम समय तक रहती थी। पारस ने माँ की सारी जिम्मेदारी प्रियंका को दे रखी थी। प्रियंका ने प्रतिभा जी को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने प्रतिभा जी को बाहर बैठने को कहकर प्रियंका से उनकी बीमारी के बारे में बात की और बताया कि उनकी सास को लंग कैंसर है, जो बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है और जल्द से जल्द इनका इलाज शुरू किया जाना चाहिए। बीमारी बहुत ही बढ़ गई है तो ऑपरेशन ही इसका आखिरी इलाज है। प्रियंका ने डॉक्टर से कुछ दिन की मोहलत मांगकर सास के लिए दवाइयाँ लिखवा दी और महीने 15 दिन के बाद पैसे का इंतज़ाम करने की बात की और सास को दवाइयाँ खिलाने लगी। उसने प्रतिभा जी को उनकी बीमारी के बारे में नहीं बताया और ना ही पारस को बताया। उसने पारस से कह दिया कि छोटा मोटा इन्फेक्शन है जो दवाइयों से ठीक हो जाएगा। जब तक दवाइयों का असर रहता बीमारी दबी रहती थी। पारस ने भी ध्यान नहीं दिया। वैसे भी वो ऑफिस के कामों में इतना व्यस्त रहता था कि उसे माँ के पास बैठने की फुर्सत ही नहीं थी और ना ही इसकी ज़रूरत उसने कभी महसूस की। इधर प्रियंका के जुल्म दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे थे। पति के सामने वह सास की सेवा करने का ढोंग करती और प्यार भरे उलाने देती हुई उनकी आदतों की शिकायत भी कर डालती। पारस भी परेशान होकर माँ को सुना देता था। आखिरकार प्रतिभा जी का सब्र भी जवाब दे गया और वो बिना कोई शिकायत किए वृद्ध आश्रम की तरफ प्रस्थान कर गई। पारस चाहे कितना भी लापरवाह था, परंतु वो माँ को घर से दूर नहीं भेजना चाहता था, मगर माँ की जिद के आगे उनको भेजने को तैयार हो गया। पिछली बातें याद करते हुए पारस खुद को धिक्कार रहा था। जैसे ही वो अपने वर्तमान में वापस आया तो अपने आप से कहने लगा, ये सब मैंने पहले क्यों नहीं देखा। मैं कितना बुरा हूँ, कितना नालायक बेटा हूँ। जीते जी मैंने अपनी माँ को मार दिया। माँ की मौत का जिम्मेवार मैं हूँ, लेकिन सबसे बड़ी गुनहगार तो प्रियंका है। एक पति अपनी पत्नी पर भरोसा करके घर परिवार और माँ बाप की जिम्मेवारी सौंप देता है, तभी तो वो निश्चिंत होकर परिवार के पालन पोषण के लिए स्वयं को काम में समर्पित कर पाता है। किंतु अगर पत्नी ही उसे गुमराह करे तो दोषी किसे माना जाए। माना मैं भी दोषी हूँ, परंतु क्या प्रियंका की गलती नहीं है? नहीं, ये गलती नहीं, ये तो गुनाह है। इतने बड़े गुनाह को मैं कैसे भूल सकता हूँ। प्रियंका को सबक सिखाना ही होगा। पारस के दिल पर छुरियां चल रही थी। सीने में क्रोध की अग्नि लिए वह जल रहा था। उसने उसी पल एक फैसला ले लिया। अगली सुबह उसने दरवाजा खोला। उसके हाथों में 2 सूटकेस थे। प्रियंका दौड़कर उसके सामने आई और गुस्से से बोली, ये क्या हरकत है पारस? कल किस बात का गुस्सा निकाल रहे थे तुम, जो सारी रात माँ जी के कमरे में बंद रहे? ना मेरी बात का जवाब दिया और ना ही अपने बेटे की बात सुनी। जवाब दो मुझे। तभी उसकी नज़र सूटकेस पर पड़ी। अब कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ बताने या पूछने की जरूरत नहीं है तुम्हें, या इस घर को सराय समझ लिया है तुमने कि जब मन किए आए और फिर चले गए। वो गुस्से से फुंकारती हुई बोल रही थी। पारस उसकी बातों का जवाब दिए बिना
अपने बेटे के कमरे में चला गया और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अपने बेटे से पूछा, बेटा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी माँ और दादी के बीच में क्या चल रहा था? पापा, यदि मैं आपसे मम्मी की शिकायत करता तो आप लोग आपस में झगड़ा करते तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने नहीं बताया। और फिर दादी माँ भी मुझे मना किया करती थी कुछ भी बताने को। पारस ने अपने बेटे के आंसू पोंछते हुए उसे सांत्वना दी। थोड़ी देर बाद वह अपने बेटे का हाथ पकड़कर बाहर निकला और सूटकेस लेकर बाहर जाने लगा तो प्रियंका ने उसका हाथ पकड़ लिया। पारस, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, तुम प्रियम को लेकर कहाँ जा रहे हो? जरूर तुम्हारी माँ ने मेरे खिलाफ भड़का दिया होगा, तभी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये बुढ़िया यहाँ से जाकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। गुस्से में प्रियंका के मुंह से वो सच्चाई निकल गई जो अब तक वो छुपाती आई थी। शराफत का मुखौटा पल भर में उतर गया। अब पारस का धैर्य भी जवाब दे चुका था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप, और चिंता मत कर निर्दयी औरत, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और उसने कभी मुझे तेरे खिलाफ नहीं भड़काया, बल्कि वो तो उल्टा तेरी बुराइयों पर ही पर्दा डालती रही। खुद खामोशी से पहले इस घर से और अब इस जालिम दुनिया से बहुत दूर चली गई है। तुझे अब चाले चलने की या मेरे सामने ढोंग रचने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? अब तू रह अकेली इस घर में, मौज कर, खुशियां मना। मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ। क्या कहा? माँ जी नहीं रही? कब हुआ ये? अचानक? प्रियंका की जुबान लड़खड़ा गई। हाँ, अचानक मेरी माँ मर गई। पिछले 6 महीने से वो एक बीमारी से लड़ रही थी, लंग कैंसर था उसे। क्या तुझे नहीं मालूम था? पारस की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसकी जुबान की सख्ती और कड़वाहट देखकर प्रियंका सहम गई। उससे कुछ कहते ना बना। पारस बहुत कुछ बोलना चाहता था, मगर दुख और क्रोध की अधिकता से वह आगे कुछ बोल ना पाया। अब कहने का फायदा भी क्या था? उसकी तो पूरी दुनिया ही लुट चुकी थी। अब माँ तो लौटकर वापस नहीं आने वाली थी। प्रियंका ने कहा, मेरे बेटे को मुझसे अलग मत करो पारस, तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। क्या तुम मेरी माँ को वापस ला सकती हो? मुझे माफ़ कर दो पारस। लेकिन पारस ने कहा, जैसे तुमने मेरी माँ से मुझे अलग किया, वैसे ही मैं तुझे अब तेरे बेटे से दूर कर दूंगा। हटो मेरे रास्ते से। प्रियम अब धीरे धीरे सारी बात को समझ रहा था। जोर जोर से रोकर वो कहने लगा, पापा मुझे आप दोनों चाहिए, प्लीज़ पापा, हम यहीं पर रहते हैं ना, इसी घर में। आप बोलोगे तो मैं मम्मी के पास नहीं जाऊंगा, बस दूर से ही उन्हें देख लूंगा, पर हम यहीं रहेंगे, दादी माँ के घर में। प्रियम का रोना देखकर पारस का दिल पसीज गया। आखिर इस सब में प्रियम की कोई गलती नहीं थी। हम दोनों के गुनाहों की सजा बेचारा मासूम बेटा क्यों भुगते? फिर मुझ में और प्रियंका में फर्क ही क्या रह जाएगा? ऐसा सोचते हुए उसने एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ में प्रियम का हाथ पकड़कर अपनी माँ के कमरे में जाते जाते बोला, सिर्फ अपने बेटे की खातिर मैं रुक गया हूँ। ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। आज से तेरा और मेरा रिश्ता बिल्कुल खत्म है। मैं और मेरा बेटा अब मेरी माँ के कमरे में रहेंगे। प्रियंका की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसे इस बात की तसल्ली थी कि पारस ने इस घर से जाने का फैसला छोड़ दिया है। पारस उस घर में तो रहा, परंतु फिर दोबारा उसने कभी प्रियंका से बात नहीं की।